जैसे आपने वेट लॉस करना है उसके लिए भी सेल्फ़ कंट्रोल है, आपने अच्छी रूटीन फॉलो करनी सेल्फ़ कंट्रोल है, आपने दीन को फॉलो करना है उसके लिए भी सेल्फ़ कंट्रोल है। तो इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंशाल्लाह बात होगी वो ये है कि आज के मटीरियलिस्टिक दौर में, यानी हम इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, हमारी लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी हैं, हमारी सोच इस कदर चेंज हो चुकी है कि हर बंदा ऑलमोस्ट लालची हो चुका है। ग्रीड जो है वो इस तरह सराहत कर चुकी है हमारी ज़िंदगियों में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ के माहौल ख़राब हो रहे हैं, हमारे गोल्स, हमारे जो एम्स थे वो चेंज हो चुके हैं। किसी दौर में जो है वो वैल्यूज़ देखी जाती थी, अब जो है हमारी अटेंशन सारी की सारी पैसे पे है। और सारी, जैसे कि विल ड्यूरेंट ने कहा ना कि किसी दौर में लोग टेंपल में बैंक्स बनाते थे। विल ड्यूरेंट एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुजरा है अमेरिका में, अभी भी है, ज़िंदा है। तो उसने काफ़ी किताबें लिखी हैं और है तो वो क्रिश्चियन, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का बहुत कायल है, रूहानियत का बहुत कायल है। तो वो ये कहता है कि किसी दौर में टेंपल में बैंक्स होते थे और अब बैंक्स में टेंपल हैं, यानी बैंक हमारा टेंपल बन चुका है। बैंक्स को हम वर्शिप करते हैं, हम बैंक्स के पुजारी बन चुके हैं। बेसिकली वो कैपिटलिज्म के सिस्टम को समझा रहा था कि कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म की वजह से हर बंदा इस वक्त ग़ुलाम हो चुका है, किसका? अपने नफ्स का और सोसाइटी का। जैसे आज के दौर में कंज्यूमरिज्म को आप देखें कि हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा ब्रांडेड क्लोथ पहनूं, ब्रांडेड चीज़ ख़रीदूं। इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप ब्रांड पहनना चाहते हैं, वो क्वालिटी है, लेकिन जब वो गोल बन जाए और वो फिर कुछ इस तरह से गोल बन जाए कि तब तक तस्कीन ना मिले जब तक ब्रांडेड चीज़ नहीं ले ली, या जब तक शॉपिंग नहीं कर ली, या जब तक शॉपिंग मॉल्स में नहीं चले गए, तो फिर इसका मतलब है कि उस चीज़ ने हमें जकड़ लिया। एक्चुअली वो हम पे हावी हो गई है बजाय कि हम उस पे हावी हों। तो ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, फिर गैजेट्स का जो आजकल दौर चल रहा है वो आपके सामने है। मतलब अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि एवरेज बंदा कितना मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और स्क्रीन टाइम हमारा कितना बढ़ चुका है कि एक बंदा शायद ही कभी सर उठा के देखता हो, गैदरिंग में भी जब बैठा है या गाड़ी चला रहा है, सड़क पे वॉक कर रहा है, मतलब हमेशा हमारे हेड्स डाउन ही होते हैं और स्क्रीन पे हमारी नज़र होती है। तो जो एवरेज स्क्रीन टाइम है एक बंदे का अमेरिका में, वो 4 से 5 घंटे है। ये एवरेज है, कुछ लोग का 10 घंटे भी हो सकता है। तो जाहिर है कि उस स्क्रीन टाइम का अलग स्ट्रेस है। अब हर बंदा कनेक्टेड है। किसी दौर में हमारे पास कुछ टाइम होता था सोच विचार का, अकेले बैठने का। अब यकीन करें कि मैं बच्चों को देखता हूँ, मतलब मेरे भी भांजा भांजी हैं, वो बच्चे 30 सेकंड नहीं रह सकते मोबाइल के बगैर। अगर आप उन्हें कहेंगे ना चुप करके बैठ जाओ, और मैं क्योंकि टीचर भी हूँ तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ग्रेड 5-6 के बच्चों को, अगर आप उन्हें कहेंगे ना 30 सेकंड खामोश होकर बैठ जाओ, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे और उनकी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो हर बंदा बेचैन है आज के दौर में, और उस बेचैनी की वजह जो है साफ जाहिर है, स्ट्रेस है। किस चीज़ का स्ट्रेस है? हर बंदा कनेक्टेड है, नोटिफिकेशंस आती हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे कनेक्टेड है, दूसरों की लाइव्स अब हमारे लिए ज़ाहिर है एक डिस्कशन पॉइंट बन चुकी हैं। अब सोशल मीडिया ने हर बंदे को ये सिखा दिया है कि यू हैव अ वॉइस, यू हैव एन ओपिनियन, और तुम्हारे पास चांस है अपनी लाइफ दिखाने का। तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉजिंग है अगर ये हम पे हावी हो जाए, अगर कह रहा हूँ। अदरवाइज़ इनका अच्छा यूज़ भी हो सकता है और अच्छा यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, वापस फितरत की तरफ कैसे आना है, ये हमारे हलका के टॉपिक्स होंगे, बैक टू फितरा। और इस वक्त हम फितरत से हट चुके हैं, और फितरत से जब भी हम हटेंगे तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। जैसे एक मशीन है, जब वो उसके मैनुअल के मुताबिक काम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा कि उस मशीन में ख़राबी पैदा होगी। और अल्लाह ताला ने हमें फितरत पे कैसे पैदा किया? अल्लाह ताला कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, बेशक मैंने इंसान को स्ट्रगल में, टॉयल में पैदा किया। इंसान है ही तहरीकी। जिस इंसान में तहरीक मर जाए, जिस इंसान में एम्बिशन मर जाए, तो फिर सोचें कि वो फितरत से हट गया। हमारे फादर में तहरीक थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में, जिससे हम पैदा हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
तो हमें अल्लाह ने तहरीक में पैदा किया, रेवोल्यूशन में पैदा किया है। जो बंदा अगर ये नहीं सोचता कि मेरा आने वाला कल पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसका वो असल टैलेंट, पोटेंशियल दब चुका है। और वो किस लिए दब चुका है? क्योंकि उसका माइंड कहीं और बिजी है। और वो माइंड कहाँ बिजी है वो आपको पता है। सोशल मीडिया हो गई, गेमिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो इतनी हैं कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि मेरा चूँकि यूथ, मेरा चाइल्डहुड 90s में, मैं जो 90s के यहाँ लोग बैठे हैं, जो जनरेशन एक्स में आते हैं, मतलब दे वर बॉर्न इन 80s और 90s, तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। हमें तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता था। वो एक मॉडेम लगा होता था और फिर वो केबल आती थी और हम कार्ड को स्क्रैच करते थे और फिर नंबर डालते थे, पासवर्ड डालते थे। कभी डिस्कनेक्ट हो जाता था, कभी कनेक्ट हो जाता था। और 2 MB की फ़ाइल डाउनलोड करते हुए भी हमें शायद 2-2 घंटे लगते थे। तो हमें वो चीज़ें याद हैं। लेकिन आज यूट्यूब और व्हाट्सएप, फिर 4G 3G, पता नहीं क्या क्या, 5G भी सुनने में है कि आ रहा है। तो आज के स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए और हमारे लिए तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक आम स्टूडेंट 30 सेकंड उसका फोकस है। अभी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो सकता है आप में से बहुत से लोग का फोकस ही आउट हो गया, वो कहीं और पहुँचे हों, क्रिकेट ग्राउंड में पहुँचे हों, या कोई टेंशनें चल रही हों, या कुछ और चल रहा हो माइंड में। ओके, तो फोकस आउट होने की वजह भी ये है कि जाहिर है कि जब ब्रेन थक जाता है, चीज़ें बहुत होती हैं ब्रेन के सोचने के लिए, तो जाहिर है कि हमारे फोकस पे फ़र्क पड़ता है। और फोकस से फ़र्क पड़ने से स्टडी पे फ़र्क पड़ता है। अब आजकल बच्चों की स्टडी भी कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि एक तरफ व्हाट्सएप होता है, एक तरफ बुक खुली होती है, 5 मिनट पढ़ के फिर आधा घंटा व्हाट्सएप यूज़ होता है, हालांकि वाइस वर्सा होना चाहिए। तो हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ में इस वक्त केओस चल रहा है। तो वो बातें, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा बारी बारी कि इस केओस को हमने हल कैसे करना है इंशाल्लाह। ओके, जैसा कि मैंने जितनी बातें की, वो ये पहली स्लाइड अगर आप देख रहे हैं, आई थिंक यस। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ सबसे कि इस वक्त हमें हर बंदा उन चीज़ों का बोझ उठाए हुए है जो चीज़ें हमारा बोझ नहीं थी। यानी अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया था, वो इन टेंशनों के लिए पैदा नहीं किया था कि मैंने कौन सा सूट पहनना है या मैंने कौन सा ब्रांड ट्राई करना है या क्या करना है। मकसद असल में कुछ और था, लेकिन वो टेंशनें एक्चुअली हमने खुद इतनी पाल ली हैं, लोगों को दिखलावा करने के लिए, ज़ाहिर है एक फ़ेक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, इन रहने के लिए, कूल रहने के लिए, ठीक है, पीयर प्रेशर में आके ऐसी ऐसी चीज़ें हमने करना शुरू कर दी कि अब हमारी हालत ये है कि हम एक बहुत बड़ा बोझ इस ख्याली दुनिया का अपने ऊपर उठाए हुए हैं। और हर बंदा जो है वो फिर ज़ाहिर है स्ट्रेस में है। ये कुछ स्ट्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, फिर बहुत सी वरीज़ हैं, ऐसी वरीज़ जो हमारा मतलब काम ही नहीं था वो वरीज़ लेने का, लेकिन समहाउ वो वरीज़ आ चुकी हैं। जैसे अगर मैं यूथ की बात करूं तो वो वरीज़ पालनी हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में जो रिलेशनशिप्स हैं, हराम रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, वो वरीज़ हमारी पालने वाली थी ही नहीं। लेकिन आज उन चीज़ों ने हमें इतना जकड़ लिया है कि एक स्टूडेंट इतना परेशान है। और जैसे अमेरिका में एक स्टैटिस्टिक है कि इससे पहले कि किसी की शादी हो तो 7 बॉयफ्रेंड्स या 7 गर्लफ्रेंड्स तो उसकी होती हैं, इससे पहले कि उसकी एक्चुअल में शादी हो। ठीक है, तो अक्सर मैं ये यूथ को मजाक में कहता भी हूँ कि पाकिस्तान में आप जो मर्ज़ी कर लें, शादी खाला की बेटी या फुप्पो की बेटी से होनी है, यानी जो यहाँ पे ट्रेंड है। तो इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करना, और यूथ का कसूर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इनके साथ हो क्या रहा है, मीडिया भी यही दिखा रहा है, फिर हर बंदा इन कामों में लगा हुआ है। जो नहीं करता उसको एबनॉर्मल समझा जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको फिर उस सर्कल में इन नहीं किया जाता। तो इस वजह से वो वरीज़ जो एक्चुअली हमारी थी ही नहीं, हम उन वरीज़ में पड़ गए। और असल वरीज़ क्या होनी चाहिए थी कि क्या हम बेटर बन रहे हैं, क्या एज ए पर्सन मैं बेहतर हो रहा हूँ कल से, क्या मेरे स्किल्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी रूहानियत बेहतर हो रही है, वगैरह वगैरह। ये हमारी वरीज़ होनी चाहिए। फिर स्ट्रेसेस हैं, क्राइसिस है, ट्रबल है, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है। सो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू आई फाइंड पीस इन दिस क्योटिक वर्ल्ड। ये क्योटिक वर्ल्ड है जिसमें मुझसे ना टाइम मैनेज हो रहा है, ना फैमिली मैनेज हो रही है,
ना स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, ना फोकस मैनेजमेंट हो रही है, तो समझ नहीं आती कि मैं दीन को फॉलो करूं या मैं दुनिया को फॉलो करूं या मैं पैसे कमाऊं, मैं करूं क्या। तो इसको कैसे सेटल करना है, इंशाल्लाह ये एक हमारा टॉपिक होगा। और फिर ये क्वेश्चन, व्हाट विल गिव मी द इनवर्ड कामनेस व्हेन आउटवर्डली सर्कमस्टांसेस आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो इनवर्ड कामनेस कैसे मिलेगी, वो अंदर का सुकून मुझे कैसे हासिल होगा जबकि आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलते जा रहे हैं। यानी अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आ कैसे गई। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ तक कैसे आ गई। वजह क्या है कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम पहले से जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई मी। बहुत से लोग के साथ हादसात हो जाते हैं, वो हादसात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। यानी किसी के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। आजकल बहुत से यूथ ये शेयर करते हैं कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेन्ड रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे उन्हें, या यूथ की तरफ से पेरेंट्स परेशान हैं। और फिर वो एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को तलाश करना, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में, लेक्चर सीरीज़ में हम ये करें। जहाँ तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। मेंटल डिजीज़ मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीज़ आ चुकी हैं। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है, OCD होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज़ के करने की। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की OCD अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाएं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज़ साइन ऑफ OCD, बट नॉट एक्सट्रीम OCD। OCD बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीज़ें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन्स एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर। यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूँ, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आता है उसे कि अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर जाता है। स्पेशली उन्होंने कहा ख़वातीन में सबसे बड़ी रीज़न मेजर डिप्रेशन की मल्टीटास्किंग। आप देखें, अगर तो इस्लामिक सिस्टम को लें तो अल्लाह ताला ने जो रोल्स डिफ़ाइन किए हैं वो बड़े सिंपल हैं कि होम मेकर ख़ातून है और ज़ाहिर है कि ख़ामद ने कमाना है, लेकिन अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई डिग्निटी के साथ कुछ करना चाहती हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, वो अलाउड है। लेकिन चूँकि अमेरिका का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है आज का स्टूडेंट कितने स्ट्रेस में है। यानी 7 घंटे वो स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ता है, कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है, एकेडमी जाता है, वहाँ पर जाकर रिपीट करता है, चीज़ें पढ़ता है। तो उसकी पर्सनल स्पेस बहुत कट हो चुकी है आज के स्टूडेंट की। फिर मार्क्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, फिर ग्रेड्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर डिप्रेशन की रीज़न है, ये स्ट्रेस बहुत बड़ी रीज़न है, और मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी इसकी जो है वो रीज़न है। फिर सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट हमारी सोसाइटी में। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन एक्टर जो था सुशांत सिंह गालिबन, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर कोई एक्ट्रेस थी, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर लास्ट ईयर के आप सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स उठा लें,
एक वो बैंड था लिंकिन पार्क गालिबन, उसका जो वोकलिस्ट है चेस्टर बेनिंगटन, मैं बहुत सुनता था, उसकी सुसाइड आप उठा लें। तो वाई इज़ द रीज़न कि पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स। ये ऐसी चीज़ थी सुसाइड जो इतना मायूब समझा जाती थी किसी दौर में कि उस बंदे को बहुत डिस्करेज किया जाता था, डिग्रेड किया जाता था, उसको कॉवर्ड समझा जाता था जो सुसाइड करता था। लेकिन आज हम उनको हीरोज़ बनाते हैं, हालांकि ये कॉवर्डली एक्ट है। अपने आप अपनी लाइफ ले लेना, अपने आप को मार लेना, दिस इज़ अ कॉवर्डली एक्ट। लेकिन हम कहते हैं रेस्ट इन पीस और हम उनको दुआएं देते हैं, जबकि उन्होंने कॉवर्डली एक्ट किया है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, ओके, बिकॉज ज़ाहिर है कि दे गेव अप ऑन लाइफ, बट वाई दे गेव अप ऑन लाइफ, सवाल ये है कि इतना तंग क्यों आ रहे हैं लोग कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि सुसाइड भी कर रहे हैं लोग। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन जो मैं एक्चुअली आप लोग से करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने उन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर दिया जो एक्चुअली मैटर करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड को, जिसकी लाइफ में गॉड नहीं है, ये मैं अभी आपको गोरों के कोट सुनाऊंगा। मतलब हम तो बोलते रहते हैं हम तो मुसलमान हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात आपको बताऊंगा जो फुली मटीरियलिज्म में इन्वॉल्व है इस वक्त। जिसकी लाइफ में गॉड एब्सेंट है, स्पिरिचुअलिटी एब्सेंट है, वो कंफर्म डिप्रेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन हैविंग सेड इट, डिप्रेशन कुड बी अ डिजीज़ एज वेल, मेंटल डिजीज़ भी होती है। रिलीजियस लोग को भी डिप्रेशन हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा रिलीजियस लोग को नहीं होती या वो बहुत ही खुश होते हैं, हो जाती है। लेकिन याद रखें, रिलीजियस बंदा कभी भी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। दो तरह की डिप्रेशन होती हैं, एक होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन और एक होती है क्लिनिकल डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की रीज़न होती है कि जब एक बंदा अपना पर्पज़ लूज़ कर दे, सेंस ऑफ पर्पज़, वो कहे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, सोसाइटी में मेरा रोल क्या है, और उसको कोई पर्पज़ ना मिले और वो खा ले पी ले जी ले की फ़िलासफ़ी पे चले, लेकिन फिर भी उसको चैन ना आए कि नहीं समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। तो ये होती है एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन होती है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द केमिकल्स। ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया और ऑक्सीटोसिन हो गया, उनका कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो क्लिनिकल डिप्रेशन होती है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन मोमिन को भी हो सकती है, मैं इसका इनकार नहीं करता, हालात की वजह से हो जाती है। लेकिन मैं आपसे बात ही करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन की बहुत मेजर वजह कि हमने गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से निकाल दिया और हम ये समझते हैं कि हम मटीरियल चीज़ों को यूज़ करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो के अपने आप को तस्कीन दे लेंगे। ये एस्केपिज़म की थ्योरी है कि हर बंदा अपने प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है। जैसे वो कबूतर को जब बिल्ली खाने आ रही होती है ना, वो आंखें बंद कर लेता है। तो हम में से बहुत से लोग एस्केपिज़म के शिकार हो चुके हैं कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन चीज़ें हाथ से निकलती जा रही। कट थ्रोट कंपटीशन है, रैट रेस है, आगे बहुत मुश्किल है, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, अनएम्प्लॉयड हैं लोग, रिलेशनशिप्स जो है वो किस तरह के होते जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्सेस कितनी बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो सब ठीक नहीं है, इसलिए ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। तो विल ड्यूरेंट का ज़बरदस्त कोट मैं आपको सुनाता हूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये कहते हैं कि सो आई शुड से दैट सिविलाइजेशंस बिगिन विद रिलीजन एंड स्टोइसिज्म। वो कहते हैं कि हर सिविलाइजेशन, हर तहजीब दीन से, मज़हब से और स्टोइसिज्म से डेवलप होती है, यानी डिसिप्लिन से। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ डिसिप्लिन, स्टोइसिज्म। दे एंड विद स्केप्टिसिज्म एंड अनबिलीफ। और सिविलाइजेशंस तबाह कब होती हैं? जब इंसान अनबिलीफ और रूहानियत से दूर हो जाता है, तब उनकी तबाही शुरू हो जाती है। और ये गोरा कह रहा है, विल ड्यूरेंट, एंड द अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर। और सिविलाइजेशंस की तबाही की वजह अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ पर्सनल प्लेजर, कि जब हम पर्सनल प्लेजर का अनडिसिप्लिन्ड परसूट करते हैं। देखें, याद रखें, हमारे बहुत से यंगस्टर्स समझते हैं दीन में हर चीज़ हराम है, तो वो यही कहते हैं ना कि यार ये मौलवी तो हर चीज़ हराम कहते हैं, तो लिहाजा इससे अच्छा है हम मर ही जाएँ, इससे अच्छा है हम दीन फॉलो ही ना करें। तो मैं ये क्लियर आपको कर दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यूथ क्लब से ताल्लुक़ है, हम आउटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखें, दीन डिज़ायर्स को किल नहीं करता, लेकिन दीन डिज़ायर्स को डिसिप्लिन करता है। ये सेंटेंस आप याद रखें,
रिलीजन डज नॉट किल डिज़ायर्स, रिलीजन डिसिप्लिन्स डिज़ायर। दीन हमें बताता है कि डिज़ायर कैसे फुलफ़िल करनी है, उसका प्रॉपर तरीका क्या है और किस तरह फुलफ़िल करनी है। तो जब हमारा अनडिसिप्लिन्ड परसूट होगा डिज़ायर्स को फॉलो करने का तो तबाही है। जैसे मेरा भी दिल करता है, आपका भी दिल करता होगा कि हम 24 घंटे गेमिंग खेलें, सोएं, गेमिंग करें, मूवीज़ देखें और हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ना हो, ना हमें नमाज़ें पढ़नी पड़ें, ना हमें माँ बाप कुछ काम करने का कहें, ना हमारे लिए पढ़ाई हो। अब जैसे कोविड आया उसके बाद स्कूल खुल रहे हैं तो हर एक के मुंह बन गए क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी एकदम से। तो इंसान बाय नेचर सुस्त है, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन रिलीजन एक्चुअली इंसान को ये सिखाने है कि नहीं, यहाँ पर तुम टेस्ट के लिए हो, यहाँ पर सुस्ती छोड़ दो। हाँ, जन्नत में जो मर्ज़ी करना, आए हम सारे जन्नत से हैं, हम सारे प्रिंस और प्रिंसेसेस ही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अनडिसिप्लिन्ड परसूट जब भी होगा आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी लाइफ में केओस आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। अ सिविलाइजेशन इज बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन। सिविलाइजेशन डिसिप्लिन स्टार्ट होती है, लेकिन जब तबाह होती है तो केओस से तबाह होती है, और आज हमारा मुआशरा केओस की तरफ जा रहा है। आप देखें जो हैरेसमेंट केसेस हैं, रेप केसेस, अल्लाह माफ़ करे, मीडिया में क्या क्या सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया में रोज़ाना ख़बर मिल रही है, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो मामलात हैं, डेफिनेटली हम केओस की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली हम तबाही की तरफ ही गामज़न हैं। वजह वही है जो आइंस्टाइन ने कहा था, एरिस्टोटल ने गालिबन कहा था कि दुनिया बुरे लोगों से तबाह नहीं होगी, दुनिया अच्छे लोगों की खामोशी से तबाह होगी। अच्छे लोग खामोश हैं, अच्छे लोगों से मुराद है जो माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं जब तक हम पे प्रॉब्लम नहीं आती सब ठीक है, जब हम पे आएगी तब देखी जाएगी। तो इंसान को अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया, इंसान में तहरीक है, इंसान में डिसिप्लिन है, नेचुरली इंसान में डिसिप्लिन है। आप लोग ख़ुद ये चीज़ अप्लाई करके देख लेंगे, जब आप लोग बहुत हार्ड वर्क करें, काम करें, टास्क को कंप्लीट करें, आप खुश होते हैं, आप अच्छी रात गुजारते हैं। जब आप इशा पढ़ के सोएं, आप बड़ी अच्छी रात गुजारते हैं, आप काम डाउन होते हैं। जब नमाज ना पढ़ी हो, एक खौफ सा होता है, अजीब सी एंग्जाइटी होती है, एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस होती है कि नहीं मैंने काम कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब आपके अंदर वो इंसान है जिसको कंप्लीटनेस चाहिए, जिसको टास्क की कंप्लीशन चाहिए, जो हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो दब चुका है वो इंसान। तो उसको निकालना है इंशाल्लाह हमने बाहर। दैट्स वाई हलका हमने शुरू किया। जिम कैरी का ये कोट देखिए, कितना ज़बरदस्त कोट है। और जिम कैरी देखें, हॉलीवुड ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री तो सैटेनिक इंडस्ट्री है, सीधी सी बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नेचर वाइज अच्छे लोग हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। ही सेड कि आई होप एवरीबॉडी कुड गेट रिच एंड फेमस एंड विल हैव एवरीथिंग दे एवर ड्रीम्ड ऑफ, सो दे विल नो दैट इट्स नॉट द आंसर। ये कहता है कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, हर गाड़ी है, हर चीज़ है मेरे पास, लेकिन दिस इज़ नॉट द आंसर। ये आंसर नहीं है, ये नेसेसिटीज़ हो सकती हैं। आप में से कोई अच्छे कपड़े पहना जाता है, नेसेसिटी है, लेकिन ये अगर गोल बन गया है और फेमस होना आपका मिशन बन चुका है कि मैंने फेमस होना, अब हर बंदा फेमस होना चाहता है, यूट्यूब पे पैसे कमाना चाहता है। तो मेरे स्टूडेंट का मुझसे पहला सवाल ये होता है, सर आप कितना कमाते हैं यूट्यूब पे? मैंने अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं है इतना मोनेटाइजेशन का, लेकिन पहला सवाल ये होता है कि आप कितना कमाते हैं, यानी हमारी सोच डायरेक्ट वहाँ जाती है। सो ही सेड कि एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस, ताकि उन्हें पता लग जाए ये आंसर नहीं है। ये है बेसिकली करने की बात। और फिर कियानो रीव्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, जो थोड़ा डिसेंट आदमी है हॉलीवुड में। उसने कहा, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम नॉट फ्रॉम दिस जनरेशन, आई जस्ट लिव इन इट। उसने कहा मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ, मैं रिलेट नहीं कर पाता आप लोगों से, मैं सिर्फ बस ज़िंदा रह रहा हूँ, पैदा हो चुका हूँ इस जनरेशन में, somehow I am here because the way my mindset differs from the majority, you'd think I come from a different dimension। तो वो कहता है मेरा mindset different है, and this person loves to live in mountainous areas, ऐसे जगह जो नेचुरल हैं, ताकि वहाँ पर जाकर फितरत को वापस लेकर आए। तो मैं आपको एक कोट क्यों सुना रहा हूँ जिम कैरी का, और इसका कोट क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि एक तो ये फेमस लोग हैं, दूसरा ये फेमस लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो कुछ तो दम है ना बात में। मौलवी तो आप कहते हैं हर वक्त करते ही रहते हैं, उनका तो काम ही है आप लोग के नज़दीक के बस वो बातें ही करते हैं। लेकिन अगर ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द आंसर,
इंसान स्पिरिचुअल है, इंसान मशीन नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान की रूह बनाई है और वो रूह मर रही है, वो चीख रही है कि मुझे मेरी डाइट दो, और हम नहीं दे रहे उसको उसकी डाइट, जिसकी वजह से तज़ब्ज़ब का शिकार है हर बंदा, परेशानी का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। एंड देन दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या हम सिर्फ एक मैकेनिकल बीइंग हैं, क्या हम वाकई खा ले पी ले जी ले की फ़िलासफ़ी पे चलने वाले हैं? क्या हर इंसान की लाइफ यही होगी कि वो सुबह उठे, स्कूल जाए, एकेडमी जाए, वापस आए, सो जाए, गेमें खेले, क्रिकेट खेले, दैट्स इट? या बस ऑफिस जाए, वहाँ जाके काम करे, सर्व करे, वापस आए, सो जाए? तो ये जो लाइफ है ये नेसेसिटी तो है, लेकिन ये मकसद नहीं है। और जब नेसेसिटी मकसद बन जाएगी तो डिप्रेशन होगी, तज़ब्ज़ब होगा, बेचैनी होगी। सो वी आर नॉट एक्चुअली मैकेनिकल बीइंग्स, हम प्रॉपर रूह हैं, हम एक स्पिरिट हैं, हम एक सोल हैं, और उसकी गवाही आप खुद देंगे। जब कुरान हम में से कोई सुनता है तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। जब हम किसी ऐसी महफ़िल में आते हैं जहाँ रूहानियत की बात हो रही है, हम रिलेट करते हैं, हमें पता लगता है कि वाकई ये बातें सही हो रही हैं, तो दिस इज़ अ प्रूफ कि हमारे अंदर रूह मौजूद है। इस वक्त जो सिविलाइजेशन का शिफ्ट हुआ है, जो जुल्म है इंसानियत के साथ, इस वक्त जितना जुल्म वेस्टर्नर्स पे हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। उनमें से हर बंदा डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो शिफ्ट खाई है उनकी सिविलाइजेशन ने, 1920 1930 की वीडियोस आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा ये अमेरिका है, ये लंदन है। औरतें हिजाब में फिर रही हैं यूके में। आप वीडियो देखें 1930 की, यूट्यूब पे जाएं, लंदन वीडियो, ओल्ड वीडियो 1930s की, यू वॉन्ट बिलीव कि आप कहेंगे मुसलमान औरतें। तो वो जाहिर है उनका एक ड्रेस होता था, उनका लंबा सा एक गाउन होता था और सर पे स्कार्फ लेती थी यूरोपियन औरतें। और अब आप देख लें क्या शिफ्ट मारा है उन्होंने। इसी तरह आप यहाँ पर देख लें क्या शिफ्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी में। वो शिफ्ट किस वजह से? इन तीन चीज़ों की वजह से। हमने गॉड को छोड़ा, गॉड को छोड़कर हमने कहा हम यूनिवर्स की बात करेंगे। गॉड छोड़ो, गॉड से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, होगा हमें क्या, लेट्स स्टडी यूनिवर्स। अब जितनी भी साइंस है, इट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ गॉड, इट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। एक हद तक तो ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गॉड का कहीं कहीं हमारी साइंसेस में कोई रोल नहीं है, ना कोई ताल्लुक़ है। जो साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस हैं, अगर आप रिलीजन पढ़ के नहीं गए इन फील्ड्स में, देर आर 80% चांसेस यू विल बिकम एथियस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन यू एंड अप इन सम इंस्टीट्यूट लाइक लम्स और आपको दीन का अलिफ बे नहीं पता, तो बड़ा चांस है कि आप लोग दीन से तो गए। मैं लम्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लम्स में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मेरे कुछ पर्सनल टीचर्स, ऐसे टीचर्स हैं, दोस्त हैं जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिबरल साइंसेस में जब आप जाएंगे और आपको दीन का अलिफ बे नहीं पता, तो फिर बहुत चांस है स्लिप होने का। तो गॉड से जब यूनिवर्स पर बात शिफ्ट हुई तो उसका नतीजा आपके सामने। फिर सोल से बॉडी पर बात शिफ्ट हुई। छोड़ो सोल, रूह क्या है, किसने देखी है? ना कोई साइंटिफिक प्रूफ है, ना कोई एम्पेरिकल एविडेंस है। छोड़ो रूह को, बॉडी की बात करो कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, मेकअप होना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए। तो ये जो मीडिया है ये सिर्फ बॉडी की प्रोजेक्शन करता है। एडवर्टीजमेंट्स बॉडी की प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा हेयर स्टाइल रख लें, ऐसे कपड़े पहन लें, ऐसी हमारी नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो शिफ्ट मारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने और हमने, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड, आखिरत किसने देखी है? कभी किसी ने आके बताया आखिरत होती है? कभी किसी ने कब्र से आके बताया कब्र में कैमरे फिट करके देखो? ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं जो कहते हैं कब्र में कैमरा फिट करके देखो, हम भी देखें कब्र का अजाब क्या होता है। ये बेवकूफ़ी है उनकी, वो एक हिडन वर्ल्ड है बरज़ख का। तो बहरहाल जब आखिरत से दुनिया पर बात शिफ्ट हुई, उसका नतीजा आपके सामने। हर बंदा दुनियादार है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता बगैर किसी यूज़ के, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं जब तक पैसा ना इन्वॉल्व। किसी दौर में टीचर्स एक्स्ट्रा करते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे, अपनी वैल्यूज़ देते थे। अब वो कहते हैं कि पैसा कितना इन्वॉल्व है, अब वो पर बच्चा एक फ़ीस रखते हैं। तो देखें हमारी सोसाइटी ने कितना शिफ्ट मारा है, और ये शिफ्ट इतना डिज़ास्ट्रस है
जिस कंट्री में 3 इंस्टीट्यूट्स मटीरियलिस्टिक हो जाएं वो कंट्री तबाही की तरफ गामजन है। और ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कल को उन 3 इंस्टीट्यूट्स में जाना है। वो 3 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? हेल्थ, लॉ, एजुकेशन सेक्टर। अब डॉक्टर्स भी जब मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे तो क्या होगा, वो आपके सामने है। कि कोविड में हॉस्पिटल्स ने पता नहीं एक पेशेंट से शायद 20-20 लाख कमाया, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। तो जब डॉक्टर भी मटीरियलिस्टिक हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी मटीरियलिस्टिक हो गई, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? वो आपको जो है वो अच्छी दवाई लिख कर देगा, या वो दवाई लिख कर देगा जहाँ से उसको जो है वो प्रॉपर एक वो आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, और ज़ाहिर है एक कमीशन आ रहा है। देन लॉ सिस्टम हमारा, लॉयर्स, जजेस सारे जो है वो मटीरियलिस्टिक जब हो गए, और जब वो मटीरियलिस्टिक हो गए उसका नतीजा आपके सामने। गरीब के लिए इंसाफ कोई नहीं है, अमीर पैसे लगाता है, इंसाफ बहुत जल्दी मिलता है। और एजुकेशन सेक्टर, हर यूनिवर्सिटी पैसा कमाना चाहती है, बच्चों की मेंटल हेल्थ से कोई लेन देन नहीं है, उनकी तरबियत से कोई लेन देन नहीं है। इवेंट्स कराई जाओ, मज़ा किए जाएं, ठीक है, बच्चों को शुगल मेले में इन्वॉल्व किए जाओ, एडमिशन्स भी आएंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, ठीक है, और एडमिशन्स भी बढ़ेंगे, पैसा भी कमाएंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग छोड़ो, कैरेक्टर बना के हमने क्या करना। तो ये 3 चीज़ों का जो मैंने आपको तबाही बताई है, उसकी वजह ये शिफ्ट है। जब हम आखिरत से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। जब आखिरत होनी ही नहीं तो फिर वाई शुड आई बी मॉरल, मैं मॉरल क्यों बनूँ? मेरे पास क्या मोटिवेशन है कि मैं मोरालिटी को फॉलो करूँ, मैं अच्छा बनूँ, मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ, मैं हलाल व हराम की तमीज़ क्यों करूँ? मेरी डिज़ायर्स कहती हैं कि ये चीज़ ठीक है तो बस ठीक है, बात ख़त्म। ये है वो तबाही जिससे हमें बचना है, क्योंकि अगर हमने अपनी डिज़ायर्स को फॉलो किया तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इफ़ यू विल फॉलो द मेजॉरिटी देन दे विल श्योरली लीड यू एस्ट्रे। अगर आप मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे वो आपको एस्ट्रे लीड करेंगे। तो हम मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये शिफ्ट बहुत ख़तरनाक है। जब इंसान गॉड से यूनिवर्स की स्टडी में शिफ्ट हुआ, सोल से बॉडी की तरफ शिफ्ट हुआ, हेयर आफ्टर से वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। अब विल ड्यूरेंट का एक और कोट मैं आपको सुनाता हूँ। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज़ नॉट कम्युनिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, नॉट इवन द ईस्ट वर्सेस वेस्ट। उसने कहा ये क्वेश्चन नहीं है कि कम्युनिज्म ठीक है कि इंडिविजुअलिज्म ठीक है, यूरोप ठीक है कि एशिया ठीक है। द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन इज वेदर मैन कैन बियर टू लिव विदाउट गॉड। ये है सवाल आज के दौर का कि कैन यू अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या गॉड को आप निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से? क्या आप नमाज को, स्पिरिचुअलिटी को खैर आबाद कह देंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करके देख लें और उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। ये है असल में बात समझने की कि इंसान रूहानी है। असल में माइंड और बॉडी वो तो बस एक पार्ट है इंसान का, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट हमारा रूह है। ये जो बात है कि इस साइंस दी अल्टीमेट ट्रूथ, क्या साइंस अल्टीमेट ट्रूथ है, इसका जवाब जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। देखें, साइंस की वजह से बहुत से लोग एथियस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसका प्रूफ साइंस में नहीं है, गॉड का प्रूफ साइंस में नहीं है, रिलीजन का प्रूफ साइंस में नहीं है, तो लिहाजा गॉड नहीं है। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आपने पढ़ा है ना, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। आप में से किसी को इंफ्रारेड नज़र आ रही है, माइक्रोवेव्स नज़र आ रही हैं, रेडियो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं? ये मेरे मोबाइल फ़ोन में रेडियो वेव्स आ रही हैं। ये जो वाईफाई है ये वेव्स के थ्रू आ रहा है, नज़र कहाँ आ रही हैं, दिखाएं मुझे। लेकिन सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं। वो कब ईजाद हुए? अब ईजाद हुए। अब आप 200 साल पहले चले जाएं और आप 200 साल पहले जाकर क्लेम करें, सपोज आप टाइम मशीन से 200 साल पहले चले गए, आप क्लेम करें 200 साल पहले जाके लोगों को कन्विंस करें कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव्स होती हैं, जिससे मोबाइल फ़ोन चलेगा। पहले तो आपको कहेंगे मोबाइल फ़ोन क्या होता है, आपको उन्हें कायल करना पड़ेगा, एक तस्वीर बना के ये मोबाइल फ़ोन होता है। वो कहेंगे दिखाओ कहाँ है, आप कहेंगे अभी नहीं है लेकिन है, मैं देख कर आया हूँ। आप कहेंगे कि तुम वैसे ही पागल हो, ठीक है, तुम कहाँ से देख कर आए, हम तुम पे कोई यकीन नहीं करते। 200 साल बाद वो चीज़ प्रूव हो गई। तो साइंस की लिमिटेशंस तो चेक करें ना। अब साइंस ब्लैक होल तक तो पहुँच गई है, ब्लैक होल तो दरियाफ्त कर लिया, लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है ये साइंस नहीं बता रही अभी तक।
कैसे बताएगी? कौन जाएगा वहाँ? तो टेलीस्कोप जा ही नहीं सकती ब्लैक होल के अंदर, वहाँ से तो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो आपकी लिमिटेशन तो यहीं ख़त्म हो जाती है कि आप तो ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते। तो आप कह रहे हैं कि मैं गॉड को जज करूँगा साइंस के बेस में, मैं गॉड को साइंस से साबित करूँगा या मैं साइंस से नेगेट करूँगा गॉड को। तो सोचें, अंबिया जब आए उन्होंने हमें बरज़ख का बताया, आखिरत का बताया, उन्होंने हमें गॉड का बताया, अल्लाह का बताया, और उस वक्त के लिबरल्स ने मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? उन्होंने कहा कि नहीं कहा, तुम झूठ बोलते। उन्होंने कहा कहाँ है, हमें भी दिखाओ। तो अंबिया देख कर आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का सफ़र करके आए हैं, उन्होंने अल्लाह के करिश्मे देखे हैं। वो कह रहे हैं मेरा यकीन कर लो, मैं सच्चा हूँ, सादिक हूँ, अमीन हूँ। तो क्या साइंस ही वाहिद तरीका है ट्रुथ तक पहुँचने का? ये सवाल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ के इस ड्राइंग रूम में अल्लाह ना करे कोई चोर आ गया और वो कुछ चीज़ें उठाकर चला गया और कैमराज नहीं यहाँ पर लगे। अब आप एक साइंटिस्ट को बुलाएंगे तो वो मैक्सिमम क्या कर लेगा? साइंस तो कहती है कि 5 सेंसेस हैं, स्मेल है, हियरिंग है, सीइंग है, ठीक है, सेंसिंग है और टेस्ट है। वो तो इन 5 चीज़ों को ही यूज़ करके बता सकता है ना चोर आया कि नहीं आया। साइंस के पैरामीटर्स तो ये हैं। लेकिन एक डिटेक्टिव आएगा तो वो क्या करेगा? क्या ख्याल है? डिटेक्टिव कैसे बताता है कि चोर आया था कि नहीं आया था? सब कुछ सेट है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये गायब है, सपोज कर लें लैपटॉप गायब है और एक आधी चीज़ और गायब है, तो डिटेक्टिव कैसे पहुंचेगा इस तक? उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। और इस पूरे प्रोसेस का नाम है डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसे ही है ना? वो डिड्यूस करेगा। उसने चोर को नहीं देखा, वो ये नहीं कहेगा हाँ मैंने देखा है, मुझे नज़र आ गया चोर। वो कहेगा कि ये खिड़की जब खुली थी तो इसके आगे पर्दा था, आप कहेंगे नहीं था। वो कहेगा अच्छा अब इसके आगे पर्दा है, इसका मतलब यहाँ कोई आया है, आपकी गैर मौजूद। फिर वो कहेगा कि ये मुझे थोड़े से जूतों के निशान नज़र आ रहे हैं, तो ये पहले थे, आप कहेंगे नहीं है। वो कहेगा कि कोई आया था। अब देखा उसने नहीं है, लेकिन वो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आपको ये साबित कर देगा कि नहीं कोई आया है और उसने चोरी की है, कोई ह्यूमन बीइंग आया है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अब इसको हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग चलती है कि नहीं चलती है? लॉयर्स भी यूज़ करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा होया होगा, तो इसलिए ये हुआ है लिहाजा। और दूसरी जो चीज़ होती है ट्रुथ तक पहुँचने की, उसको हम कहते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमनी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज करें कि एक बंदा 200 साल पहले उसको ये प्रूव करना पड़ जाए कि मेरी वालदा मेरी ही वालदा है, तो कैसे प्रूव करेगा? आज तो डीएनए टेस्ट है, ऐसे ही है ना? आज तो बायोलॉजी है, डीएनए टेस्ट है। वो कहेगा मेरा डीएनए कराओ, वालदा कराओ, मैच कर लो, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। 200 साल पहले कैसे प्रूव होगा? 300 साल पहले कैसे प्रूव होगा? क्या वो यूज़ करेगा? टैक्टिक क्या यूज़ करेगा? गवाही लेकर आएगा। 10 लोग की टेस्टमनी आ गई, मोहल्लेदारों की टेस्टमनी आ गई कि नहीं नहीं इधर ही रहता है, इन्हीं का बेटा है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस वक्त जिस डगर पे हम चल पड़े हैं वो एरोगेंस है। हम कहते हैं नहीं साइंस प्रूव करेगी तो मैं मानूंगा। भाई टेस्टमनी की भी तो कोई हैसियत होती है ना, डिडक्टिव रीजनिंग की भी तो कोई हैसियत होती है ना। आप गॉड को साइंस नहीं कभी प्रूव करेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर कोई ये वेट कर रहा है कि साइंस, क्योंकि साइंस इतनी लिमिटेड है, साइंस ब्लैक होल को नहीं देख सकती, गॉड को कैसे देख लेगी? अल्लाह ताला तो इस स्पेस मैटर टाइम से ही बाहर है। अल्लाह ताला तो क्रिएटर है, क्रिएटर को जो है हमारी साइंस कैसे पहुंच जाएगी? लेकिन अल्लाह ने 2 चीज़ें कही हमें कुरान में। एक ये कि मुझ तक कैसे पहुंचो, डिडक्टिव रीजनिंग, अकल यूज़ करो, उलुल अलबाब, क्रिएशन को देखो। अल्लज़ीना यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। वो लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं क्रिएशन को, वो कहते हैं ये ऐसे नहीं बन सकती। एक मोबाइल फ़ोन को मैं पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, उसकी सिम निकाल दूँ, उसको जो है वो उसकी कंपोनेंट्स निकाल दूँ और उसका जो है बैटरी निकाल दूँ और सब कुछ निकाल कर एक डब्बे में 100 साल तक हिलाता रहूँ, तो मोबाइल फ़ोन बन जाएगा? 100 साल भी हिलाता रहूँगा, मोबाइल फ़ोन नहीं बनेगा। मोबाइल फ़ोन कब बनेगा? जब कोई इंटेलिजेंट बीइंग आएगा, उसे पता होगा ये वाला कैपेसिटर कहाँ लगना है, ये वाला पेज कहाँ पे फिट होना है, सिम कहाँ पे इंसर्ट होनी है, बैटरी किन टर्मिनल्स पे लगनी है। ऐसे ही है ना? तो हम कहते हैं कि नहीं, एवोल्यूशन हुई, धमाका हुआ
और अर्थ को खुद ब खुद पता लग गया कि मैंने जो है वो सोलर सिस्टम में जाके ठहरना है और 21 डिग्री के एंगल पे जाकर मैंने रोटेट करना है और मैंने अपने एक्सिस पे भी रोटेट करना है, इस स्पीड से रोटेट करना है। और मून को भी पता लग गया कि मेरा इतना डिस्टेंस होना चाहिए सन से और अर्थ से मेरा इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अर्थ को एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन पता थी कि मैंने ऐसी जगह खड़े होना है सोलर सिस्टम पे जहाँ पे कॉस्मिक रेज ह्यूमन बींग्स को नुकसान ना पहुँचाएँ। और ओजोन लेयर को भी पता था कि मैंने आयोनोस्फीयर के ऊपर जाके जो है वो खड़ा होना है ताकि जो है वो मैं आयंस, हार्मफुल आयंस को रोक सकूं। तो ये क्या ख्याल है कि कौन इन बातों को एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जिसकी वैसे ही दिमाग जिसका ख़राब हुआ है, जो एरोगेंट है, ठीक है। तो इसलिए डिडक्टिव रीजनिंग इसी तरफ इशारा करती है, 100% इशारा करती है कि गॉड है और वो वन है, वो पावरफुल है, ऑल पावरफुल गॉड है जो ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और जिसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अनइमेजिनेबली पावरफुल हैं। अल अज़ीज़ है वो गॉड। अल्लाह कहते हैं ना, मैं अल अज़ीज़ हूँ जो बहुत पावरफुल है, मैं अल हकीम हूँ जो बहुत वाइज है। आप कभी, मैं आपको मिशो काकू एक साइंटिस्ट है, फिजिक्स, उसकी वीडियोस दिखाऊँ, आप हैरान रह जाएंगे। वो बिलीवर है गॉड में, है वो वैसे मुसलमान नहीं है, लेकिन वो कहता है गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। कहता है गॉड की मैथमेटिक्स आप समझना शुरू कर दें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है, मतलब इंसान पहुंच ही नहीं सकता उस मैथमेटिक्स को। तो अल्लाह ताला की कदर करें। अल्लाह ताला जो है वो गॉड ऑलमाइटी है और आप उसके बंदे हैं। अपनी कदर करें, अपनी कदर करें, वो हरकतें ना करें जो हमें सूट नहीं करती हैं और अल्लाह को पहचानें, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स जानें। कितने नाम है अल्लाह के? अल मुहैमिन है, अल मुतकब्बिर है, अल जब्बार है। इन एट्रीब्यूट्स को स्टडी करें so that you may know God and you may become near to Allah subhanahu wa ta'ala। ओके, तो देखें, डिडक्टिव रीजनिंग से बंदा पहुंचता है अल्लाह की तरफ और जो बंदा दिल से डिडक्टिव रीजनिंग करेगा पहुंच जाएगा, 100% पहुंच जाएगा। आपको कैसे पता आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे? ना आपके पास कोई तस्वीर है, ना आपके पास कोई साइंटिफिक टूल है ये साबित करने का कि वो थे, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस इस बात की गवाही है कि वो थे। आप कहाँ से आ गए? आप कहेंगे फादर से। फादर कहाँ से आ गए? ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर कहाँ से आ गए? ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ से आ गए? उनसे भी ग्रेट ग्रैंडफादर से। वो कहाँ से आ गए? वो उनसे पिछले से। ओके, तो सारे कहाँ से आ गए? सोर्स क्या है? हु लिट द बिग बैंग? बिग बैंग तो हुआ, लेकिन हु लिट द फायर? माचिस की तीली किसने चलाई थी? ओके, ये लाइट कोई ऑन करता है, खुद ब खुद तो नहीं ऑन हो जाती ना, बैठे बैठे तो पंखा नहीं चल जाता। ओके, कोई मैसेज देना पड़ता है, कोई प्रोग्रामिंग हुई है, कोई बटन दबाना पड़ता है। यूनिवर्स को किसने एक्टिवेट कर दिया? ग्रेविटी को किसने एक्टिवेट कर दिया? तो बहरहाल एवरीथिंग पॉइंट्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ